अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस के साथ हाजिर खिदमत है। 15 मार्च 2022 रोज़ मंगल शाम 7 बजे आप प्रोग्राम देख रहे होंगे। बहुत से आम इशू है जिस पर गुफ्तगू करनी है। तहरीक अदम एतमाद का मामला अपने मंतकी अंजाम को जो बहुत तेज़ी थी और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो बयान भी कर दिया है। ख़ास तौर पर शाह महमूद कुरैशी ने OIC के हवाले से इंडियन एजेंडा बेनकाब कर दिया। यानी इस वक्त कौन इंटरेस्टेड है कि पाकिस्तान में एक इतना बड़ा अहम इवेंट होने जा रहा है, क्या हमें तहरीक अदम एतमाद ज़रूरी है या इंटरनेशनल एजेंडा चलाना ज़रूरी है? ये सोचना जिन्होंने मैंने अभी बाकायदा ट्वीट किया था और शाह महमूद कुरैशी ने बहुत खूबसूरत बात की है। यहाँ अब आपको स्टेट्समैन बन के किरदार अदा करना है। अब करें ना करें आपकी मर्ज़ी है। और साथ साथ एक बड़ी ज़बरदस्त बात है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट शायद पसंद है इनको। आजकल ज़्यादा मस्कन जो है उनका यही है। ट्वीट मैंने शेयर किए हैं, चलें वो बता देते हैं। JUI का हुकूमती जलसा रुकवाने के लिए अदालत जाने का ऐलान। दरख्वास्त कल हाईकोर्ट में दायर करने का फ़ैसला। हमारे MNAs को धमकियाँ मिल रही हैं, हमारे रहनुमाओं की जानें ख़तरे में हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी। कानून पढ़ाना पड़ेगा लगता है अब्दुल गफूर हैदरी को। मुझे ख्वाजा आसिफ की भी सुन लेते हैं। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान। नवाज शरीफ की हिदायत पर ख्वाजा आसिफ फजलुर रहमान धमकियाँ दे रहे हैं कि वो इस्लामाबाद को खून में नहला देंगे। फजलुर रहमान वही है जिसने अजीत देवल से मुलाकात के बाद पाक भारत सरहद ख़त्म करने की तजवीज़ पेश की थी। खून खराबा PDM का नहीं, अजीत देवल का एजेंडा है। और यही बात जो है शाह महमूद कुरैशी ने कही है। अच्छा जी, ज़रा चलते हैं। ये आम आदमी को समझ के लिए बता दूं कि फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू रिमेन इन एंड सब्जेक्ट टू अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन द पब्लिक इंटरेस्ट, एंटर एंड मूव फ्रीली थ्रू आउट पाकिस्तान एंड टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट देयर ऑफ। हुकूमत वक्त ने कुछ दंगा फसाद, कोई स्टेट के अगेंस्ट ऐसी तो कोई बात नहीं की। एक जलसा करने से आप रोक नहीं सकते हैं, ठीक है ना जी। लॉ हैज़ टू टेक इट्स ओन कोर्स। और जिस किसी को भी आना है, अगर किसी को रोका जा रहा है, मान ले अगर किसी पार्लियामेंटेरियन को रोका जा रहा है, वो खुद आगे पटिशन दायर करे ना कि मुझे रोका जा रहा है। ये खाली हवा में बातें नहीं हैं। फ्रीडम ऑफ असेंबली, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। 144 का लफाज करते हैं आप। तो ये दोनों आर्टिकल बैकग्राउंड पे चल भी रहे हों तो ठीक है, ना भी चल रहे हो तो आपको क्लियर करना है मैंने कि यहाँ बुनियादी हक मौजूद है। जब मौलाना तारुल कादरी ने इन लोगों के ख़िलाफ़ शुरू किया था तो मुख्तलिफ़ कोर्टों में पटिशन दायर की थी। ये इनका पुराना एजेंडा है, पुराना एजेंडा है। और अदालत ने तो उन्हीं को कहा, अदालत ने कहा था करें। और नवाज शरीफ के अपने दौर के अगर वो उठाकर पढ़ लें, इनके बयान पढ़ लें, ख़ास और मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से पढ़ लें, उनका ड्यूल करैक्टर अगर आप देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि हालात और वाक़यात किस तरफ लेकर जा रहे हैं वो। ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी इस मामले में खामोश तमाशाई नज़र आ रही है। इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास इख्तियार मौजूद है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों इंटरफेयर करेगी इस सारे मसले में? यानी वो तो पहले कह चुकी पार्लियामान का काम है, पार्लियामान करें। बच्चे रो रही ये तो सिर्फ बातें हैं ना, सिर्फ कहने की बातें हैं। पॉलिटिकल इश्यूज़ में आप कैसे अदालतों को इन्वॉल्व करेंगे? यही वो अदालतें जो कहती थी पॉलिटिकल इश्यूज़ में अदालतों को मत इन्वॉल्व करें। उम्मीद है जस्टिस अल्टीमेटली केस ये लगना जस्टिस अतरमिल्ला के पास ही है ना जी। चीफ जस्टिस जो ठहरे जी उन्हीं के पास ये केस जाना है। तो देखते हैं वो आइन और कानून पर पासदारी करते हैं कि नहीं करते। पासदारी तो करनी पड़ेगी। आगे चलने से कबल तहरीक अदम एतमाद के हवाले से एक चीज़ मैंने आपको ये बता दी और मैं अब आपके सामने ख़ास तौर पर 2 जो क्लिप है ना वो लाजमी चलाने हैं। वो आप लोगों के समझ आनी चाहिए और वो आप कहेंगे तो आपको बहुत आसानी आ जाएगी, समझ आ जाएगी और वो क्या है और उसको समझना कितना ज़रूरी है। जो ख़ास तौर पर है ना प्राइम मिनिस्टर का जो क्लेम है कि इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है उसकी,
इसकी क्या तारीख़ में मिसालें मिलती हैं, तो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की स्टेटमेंट आप देख लीजिएगा। अब ये क्रेडिट जाता है ARY को, उन्होंने चलाई, तो ज़रा वही सुनिएगा। ये आम आदमी के समझ के लिए, बताने के लिए। और जुल्फ़कार अली भुट्टो भी उस वक्त बहुत हाई, और उन्होंने क्या कुछ किया मुस्लिम उम्मा के हवाले से। इस वक्त नया ब्लॉक अगर बन रहा है तो इमरान खान भी अपनी जान पे खेल के कुछ ऐसे काम कर रहे हैं। ज़रा पहले वो वाला कंपैरिजन सुन लीजिएगा, ब्लर होगा लेकिन आपको आवाज़ें आ रही होंगी। I believe that the cause of a people, the cause of a country is more important than personal vested interests. कौम अपने लोगों के फायदे के लिए फॉरेन पॉलिसी बनाए, वो फॉरेन पॉलिसी ना बने जो किसी और का फायदा करे और अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा दे। तो ये जो नाअहल से ये लोग बेचने वाले लोग, सियासतदान जिन्होंने अपने जमीर को बेचा, अपनी आजादी को बेचा, मैंने समझा कि मैं भी बेच कर आऊंगा, लेकिन इनमें और मुझ में फर्क था। हर बाहर से ताकतों के सामने ये झुकते रहे, जिन खुदाओं की पूजा उनकी करते हैं जिधर इनका पैसा पड़ा, ये कभी उनके सामने अपने मुल्क की मफादात के लिए नहीं होंगे। जब तक इस जिस्म में ताकत है, वो जद्दोजहद आप ही के साथ, आपकी इशारा पे इशारा आपके साथ रहेगी। जब तक मेरे में खून है, मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। मेरे पास से मुझे बहुत मेरे लिए खड़ा हुआ है, जहाँ मैं कराची और मैं यूरोप भी अपनी सारी जिंदगी गुजार सकता हूँ। किसी चीज की कमी है अल्लाह ने दी थी, कुछ दे चुका था अल्लाह पॉलिटिक्स में आने से पहले। So we want good neighborly relations with India. We want peace with India. We want friendship with India. But that peace and friendship must be peace of honor. हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें। आप एक कदम हमारी तरफ आएंगे, हम 2 कदम आपकी तरफ जाएंगे। We're not a mosquito on the map of the subcontinent. Still, we have 60 million people with a good history. मैं 22 करोड़ पाकिस्तानी का वजीर आजम हूँ। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मैं अपने पाकिस्तान के मफादात की हिफाजत करूँ। रूस के साथ सही ताल्लुकात करने, हमारे वक्त में चीन के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के लिए हमारे वक्त में मैंने 2 दौरे किए, एक चाइना का और अभी रशिया का। There's no such animal as a neutral animal. You take positions. You have to either be on the side of justice or you have to be on the side of injustice. There's no such thing as neutrality. तुम अच्छाई के साथ खड़े होते हो और बुराई के खिलाफ खड़े होते हो। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि न्यूट्रल हो जाए। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। जी नाज़रीन, और पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम में कहा कि कोई ऐसा जानवर नहीं होता जो कि न्यूट्रल होता है। क्या कहा था उन्होंने? जी, आपने भुट्टो साहब की आवाज़ तो पता है, इमरान खान की आवाज़ भी पता है। एक और बड़ी ज़बरदस्त बात कह रही है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तकरीर है और उन्होंने कहा था देयर इज़ नो सच थिंग एज ए न्यूट्रल एनिमल, यू टेक पोजीशन, सेड ख़ास तौर पर फॉर्मर PM जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। जरा वो भी सुनिएगा। Such animal as a neutral animal. You take positions. In that respect, we admire the Soviet Union. It took a position, but it took a position. You have to take a position on these matters. You have to either be on the side of justice or you have to be on the side of injustice. You either have to be on the side of aggression or you have to be side of the aggressor or the aggressor. There's no such thing as neutrality. There's no third rule. It's a black and white situation in these matters. There's no grey involved. You're either for right or you're for wrong. You're either for justice or you're for injustice. You're either for aggression or you're for the aggressor. जी नाज़रीन, आपने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहते हैं कोई ग्रे एरियाज नहीं होते, या ब्लैक होता है या वाइट होता है, या इंसाफ के साथ आप होते हैं या अपना इंसाफी के साथ होते हैं, या सच के साथ होते हैं या झूठ के साथ। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपने जिले में क्या बात की, आगे देखते हैं। तुम अच्छाई के साथ खड़े होते हो और बुराई के खिलाफ खड़े होते हो। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाए। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। वन ऑफ द बेस्ट लीडर। और ये एक आम बात है कि उनके इल्ज़ाम लगता था कि वो गद्दार है। अगर गद्दार है तो इस मुल्क से निकल ना सके। नवाज शरीफ के बारे में जो मुहब्बे वतन है वो कितनी दफ़ा निकल के चला गया और कितनी दफ़ा आ गया, अभी भी रिसेंट आपके सामने है। फिर तो ऐसे आदमी को ज़रूरत होती है ना बाहर के, अगर मुहब्बे वतन हो तो वहाँ उसको ब्रेन वॉश करते हैं, उसका तिया वो एसेट होता है ना उनका। इंडियन टीवी चैनल पे तो नवाज शरीफ के बारे में एसेट के तौर पर ये बात चलती रही। तीसरी बात मैंने आपसे और ज़रूर करनी है, वो भी ज़रूरी है। आइन के आर्टिकल 248 के तहत सदर पाकिस्तान को क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इस्तिस्ना है।
लेकिन वो पेश हुए पार्लियामेंट हमला केस के अंदर। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने फैसला सुनाया, सदर मुमलिकत समेत तमाम मुलजमान को बरी कर दिया। डॉक्टर आरिफ अलवी वफाकी वज़ीर और PTI रहनुमाओं की बरियत की दरखास्तें मंजूर हुई हैं और इन्होंने 248 ख़त्म किया अपने आप से। अदालत में पेश हुए, दरख्वास्त दी और उस पर ये फ़ैसला अदालत से लिया। एक अच्छी मिसाल कायम की है जनाब आरिफ अलवी साहब का, और मैंने इस पर भी ट्वीट किया था, वो भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। सोशल मीडिया टीम आजकल मसरूफियत कुछ ज़्यादा है, लेकिन अगर चला सके तो ज़्यादा बेहतर है। और अब आपके 2-3 इश्यूज़ हैं वो आपको बहुत ज़रूरी हैं, जल्दी तेज़ी से चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने और वफाक की जानिब से सिंध को अफसरान की फरहमी से मुतल्लिक दरख्वास्त निपटा दी। ये बड़ा अहम इशू है। वफाकी हुकूमत की जानिब से दस्तयाब अफसरान की फरहमी की यकीन दहानी पर निपटाई गई। रूल्स के मुताबिक 25% अफसरान वफाक ने फ्राहम करने हैं अटॉर्नी जनरल। अफसरान की दस्तियाबी का इशू ज़रूर है। सिंध हुकूमत को पहले ही पंजाब से ज़्यादा अफसरान दिए गए हैं। बहुत से अफसरान की मियाद मुकम्मल होने के बावजूद सिंध हुकूमत उनको रिलीज़ नहीं कर रही। अफसरान की कमी के बायस कोटा के मुताबिक अफसरान नहीं दे रहा। मामले पर वज़ीर आज़म भी बात सुनते हैं। मुश्तरका मफादात काउंसिल का फोरम भी मौजूद है। फैसला अफसरान जो है ना 75% अफसरान जो हैं तो सिंध भी पूरे नहीं कर रहा, जैसे सईद मंसूर अली शाह ने कहा। क्या आइन के आर्टिकल 184 में सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म दे सकती है? सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे और अफसरान ही ना हो तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद लाजमी होगा। हुकाम पर और दीगर सूबों से अफसरान देने पड़ेंगे। मामले में सुप्रीम कोर्ट राय दे सकती है, फैसला नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे जनाब उमर अता बिंदयाल साहब के, और मामले पर सिंध हुकूमत के तमाम खतूत का तफसीली जवाब दिया है। एक और सुप्रीम कोर्ट में मैटर था, वो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में ट्रांसफ़र फ्रॉड का केस है। ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त नैब की थी, वो मुस्तरद कर दी है। ट्रायल कोर्ट केस का फ़ैसला जल्द फेज़ का फ़ैसला करे। अब DG KDA ने प्लाट की ट्रांसफ़र अलाटमेंट में फ़्रॉड किया। क्या जिन प्लाट्स को ट्रांसफ़र अलाटमेंट की उनके असल मालकान ने शिकायत की? अब ये तो जैसे सईद मंसूर अली शाह साहब कहते हैं, लूट मार तो यहाँ हर जगह है, वो नहीं भी आता तो उनका क्या ताल्लुक़ है? ये तो सारे ये जो लोग लूट मार कर रहे हैं, नैब ने असल मालकान के बयानात रिकॉर्ड नहीं किए तो फ्रॉड का कैसे केस बनता है? जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब ने कहा नैब के पास ठोस शवाहिद मौजूद ही नहीं कि प्लाट ट्रांसफ़र में फ़्रॉड कैसे हुआ। जब असल मालकान फ्रॉड की शिकायत ही नहीं कर रहे तो ये नैब का केस नहीं बनता। जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स हैं। 3 रुकनी बेंच था और नैब ने KDA के गुलशन जौहर के इलाके में प्लॉट अलाटमेंट के केस में जो है ना ट्रांसफ़र खुतबत पर रेफरेंस दायर किया था और तमाम अफसरान की ज़मानतें सिंध हाई कोर्ट ने मंजूर की थी। इस पर नैब ने राब्ता किया था वहाँ। अच्छा, एक और बड़ा अहम इशू है वो फैसलवाड़ा का, और उस पर गुफ्तगू ज़रूर मैं करना चाहूँगा। नाअहली का केस है। वैसे मैं नहीं मानता 62(1)G के हवाले से, चूँकि ये अदालत ने करना है, इलेक्शन कमीशन अदालत ने। ये 3 रुकनी बेंच है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त की। कह रहे हैं गुज़श्ता रोज़ ही नोटिस मसूल हुआ है, जवाब जमा कराने के लिए कुछ वक्त चाहिए। और उन्होंने बताया कि फैसलवाड़ा की खाली नशिस्त पर इलेक्शन हो चुका है और इस पर इस्तदा की वकील ने कि नोटिफिकेशन रोक दें। सुप्रीम कोर्ट ने कामयाब होने वाले का नोटिफिकेशन की इस्तदा जो है मुस्तरद कर दी, लेकिन एक आगे बड़ी ज़बरदस्त बात की है। और फैसलवाड़ा की खाली नशिस्त पर 9 मार्च को इलेक्शन हुआ और जीतने वाले उम्मीदवार का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। केस का नोटिस कल मसूल हुआ, जवाब करने के लिए वक्त जाए। और अदालत ने फिर ये कहा कि किसी का भी नोटिफिकेशन अदालत ने जारी करने से नहीं रोका है। फैसलवाड़ा की नशिस्त पर उम्मीदवार की जीत आर्जी है, सब्जेक्ट टू द डिसीजन है ना। कहा इलेक्शन करा लें, लेकिन ये होगा अगर फैसलवाड़ा केस हार जाते हैं तो जीतने वाले उम्मीदवार की लॉटरी निकल जाएगी। जैसे उमर अता बिंदयाल साहब, गलत बयान अल्फी और उसके बाद के कंडक्ट नताइज तो होंगे। इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 9 के तहत इख्तियार था। ये सेक्शन 9 की बात हो रही है, लेकिन वहाँ 62(1)F के तहत है तो वो अदालत की बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने जिस शख्स के तहत नहाल किया उसे भी देखेंगे। वैसे उमर अता बिंदयाल साहब के रिमार्क्स है, केस को लटकाना नहीं चाहते। निसार खोड़ों को भी फरीक बनाना चाहिए तो बना लें। निसार खेड़ो खुद केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दें। वकील ने कहा अगर उनका इंतजार किया तो केस 3-4 हफ्ते मजीद लटक जाएगा। जनाब जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब के। अब ये बड़ा एक अहम मामला है आपके सामने और मैंने वो बात भी करनी है। ये जो कहा जा रहा है ना जस्टिस काजी फायद ईसा का फैसला आ गया ऑर्डिनेंस के बारे में, वो बड़ा मज़ेदार केस है, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के ख़िलाफ़ मामला जो है चीफ जस्टिस को जस्टिस आमिर फ़ारूक ने भिजवा दिया और उसमें उनका ऑर्डिनेंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का कोई फ़ैसला आया है।
और ऑर्डिनेंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी किया गया, वकील ने बताया। और इस केस में अटॉर्नी जनरल ने खुद पेश होना था। अटॉर्नी जनरल ने क्या पेश होना था? जस्टिस उमर फारूक, यहाँ एक ही फैक्ट्री चलती है और वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। ऑर्डिनेंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस खिलाफी जिसकी अदालत में केस ज़ेर समाअत है, जो मैं जा रहा हूँ इसमें, क्यों ना इस केस को चीफ जस्टिस के पास भिजवा दें। चीफ जस्टिस को फाइल ये भिजवा दी है। अब जस्टिस काजी फायद ईसा का ऑर्डिनेंस के हवाले से ये केस है जो मैंने आपके सामने रखना है। इस फैसले को तो काफ़ी लंबा है, ये तकरीबन 30 सफ़ों का है। अच्छा, कमाल की बात है, ये ऑर्डिनेंस नहीं चैलेंज हुआ। ये भी पता नहीं कैसे ख्याल उनको आगे आगे ऑर्डिनेंस पे बात करनी है। ना ये लिस्ट थी, ना था अपना इनकम सपोर्ट लेवी एक्ट था 2013 के हवाले से, जो नवाज शरीफ के दौर में ये लगाया गया, वो सेटिसाइड कर दिया अदालत ने। और सिर्फ मैं वही पैरा चला रहा हूँ, इसका पैरा नंबर जो है ना, जब चलते जैसे हम ऑबिटेड डिक्टा कहते हैं, ऐसे चल देते ऐसी बात कर दी जाए, मैं बैठे बैठे ऐसे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दूँ, उसकी अहमियत कोई नहीं है। इस तरह से ऑबिटेड डिक्टा की कोई अहमियत नहीं है। इसमें पैरा 20 डाला, मतलब सुनिएगा, वो बात हो रही है कानून साजी के हवाले से। देयर इज आल्सो अनदर वे टू एनेक्ट लेजिस्लेशन। द प्रेसिडेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट में प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। यहाँ वो बात करते हैं ऑर्डिनेंस कैसे होना है, किस तरह होना है, ये पूरा पैरा डालो, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ना रोका जा सकता है। आर्टिकल 89 भी चल रहा होगा। आर्टिकल 89 का इख्तियार आज भी मौजूद है सदर के पास भी, तो गवर्नर के पास भी मौजूद है। तो जस्टिस काजी फायद ईसा गालबन उन दिनों बाहर थे, आके जारी किया होगा। इस ऑर्डिनेंस का ना इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। इस ऑर्डिनेंस का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तकरीबन मेरे इतनी पार्टियां हैं, और कराची का ये फैसला था, और अदालत ने अपने शुरू के पैरे में लिखा हुआ है कि कितने केसेस थे इनकम सपोर्ट लेवी के हवाले से। और यहाँ और अदालत ने जिक्र भी बड़ा वाज़ेह तौर पर किया है कि कितने केसेस, और इन केसेस में जो बात की गई थी वो सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स सपोर्ट लेवी के हवाले से बात की थी। 581 पिटीशन थी, और इसमें जिस पैरे का जिक्र किया है वो मैंने आपके सामने बैकग्राउंड पे चल रहा है, उसमें सिर्फ ऑर्डिनेंस की बात की है। इसमें कोई ऑर्डिनेंस चैलेंज नहीं हुआ था। मैं इस फैसले को ऑबिटेड डिक्टा कहता हूँ। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।